नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में भारत की विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भारत की विदेश नीति 1947 से ही गुटनिरपेक्षता की नीति रही है। ये तटस्थता या अंतर्राष्ट्रीय विवादों से दूर खड़े होकर तमाशा देखने की नीति नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के संबंध में अपना स्पष्ट और निष्पक्ष मत प्रकट किया और उनके सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नीति पर चलते हुए भारत किसी भी गुट या सैनिक संगठनों में सम्मिलित नहीं हुआ। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति गतिशील और सकारात्मक रही। गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के कई कारण थे, जिनका उल्लेख मैंने पहले के वीडियोस में भी किया है। गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत की विदेश नीति का सार तत्व कहा जा सकता है। वर्तमान में गुटनिरपेक्षता 2.0 की रणनीति भी हमारे सामने आती है। विदेश नीति विशेषज्ञों और नीति शोध केंद्र CPR सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रताप भानु मेहता, सुनील खलनानी जैसे विद्वानों द्वारा 14 महीनों के गहन मंथन के बाद 28 फरवरी 2012 को एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे गुटनिरपेक्षता 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट को भारतीय विदेश नीति के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में माना जा रहा है। आज भारतीय विदेश नीति के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। गुटनिरपेक्षता 2.0 के अनुसार महाशक्ति बनने की ही नहीं, अपितु उन मानकों की स्थापना की भी चुनौती होनी चाहिए, जिनका एक महाशक्ति देश को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पालन करना होता है। चीन अमेरिका प्रतिद्वंदिता के चलते हमें तटस्थता की नीति अपनाकर किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा और MK नारायण जैसे विद्वानों का मानना है कि यह नीति ठीक नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में वे अमेरिका के साथ निकटतापूर्ण भागीदारी का समर्थन करते हैं। दूसरी नीति है शांति की विदेश नीति, पॉलिसी ऑफ पीस। भारत की विदेश नीति सदैव से ही विश्व शांति की समर्थक रही। भारत ने प्रारंभ से ही महसूस किया कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला है। अगस्त 1954 में पर्रिकर ने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को और सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध ना हो। और भारत की विदेश नीति में इस तत्व को हम निरंतर बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। 1963 में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई तो भारत ही सबसे पहला देश था जिसने अविलंब इस संधि पर हस्ताक्षर किए, परंतु भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि महाशक्तियां इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं और छोटे और अल्प विकसित राष्ट्रों को अपनी दया पर निर्भर बनाना चाहती है। तीसरी महत्वपूर्ण नीति है मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। भारत की विदेश नीति मैत्री और सह अस्तित्व पर जोर देती है। भारत की ये धारणा रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह अस्तित्व की भावना पैदा हो। यदि सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता तो आणविक शस्त्रों से समूचे विश्व का विनाश हो जाएगा। इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री संधियां और व्यवहारिक समझौते किए। इन संधियों में भारत नेपाल संधि, भारत इराक संबंधी, भारत जापान शांति संधि, भारत मिस्र शांति संधि, भारत सोवियत मैत्री संधि, भारत बांग्लादेश मैत्री संधि उल्लेखनीय है। चौथा है विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति, पॉलिसी
टू एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन पावर ब्लॉक्स। भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के मध्य सेतुबंध बनाने का कार्य करता रहा। अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के कारण भारत दोनों गुटों के बीच उनको मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य कर सकने वाली एक विशिष्ट स्थिति में रहा। दोनों गुटों की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति और सैनिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही है, किंतु दोनों गुटों में शक्ति संतुलन होने के कारण उन दोनों के मध्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता का कार्य करने की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत उपयुक्त रही। पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत की शांतिप्रियता का द्योतक है। 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की। पंचशील से अभिप्राय है आचरण के 5 सिद्धांत। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे के साथ आचरण के संबंध में निश्चित किए गए। ये सिद्धांत हैं एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा, अनाक्रमण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है समानता एवं पारस्परिक लाभ, तथा 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इन पंचशील के सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया और इस सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसंख्यक राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धांतों को मान्यता दी और उसमें आस्था प्रकट की। और 1959 को 82 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पंचशील सिद्धांत को संपूर्ण विश्व की मान्यता प्राप्त हो गई। साधनों की पवित्रता की नीति। भारत की नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं रही है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता रहा है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इस मत से बहुत अधिक प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य वरन उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। यद्यपि उनके सत्य और अहिंसा के साधनों को पूरी तरह से नहीं अपनाया जा सका है, फिर भी भारत निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए, हिंसात्मक साधनों से नहीं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा। यदि साधनों की श्रेष्ठता में भारत का विश्वास नहीं होता तो 1965 का ताशकंद समझौता और 1972 का शिमला समझौता कभी नहीं किया जाता। भारत ने न केवल पाकिस्तान के युद्धबंदी ही लौटा दिए, अपितु युद्ध में जीती हुई भूमि को भी लौटा दिया। भारत हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में ही करना उपयुक्त मानता है। भारत का मानना है कि साधन अच्छा है तो साध्य भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।